सो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर एनर्जेटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनर्जेटिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी कि आप हीट एनर्जी को केमिकल में कैसे चेंज करोगे, आप केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे चेंज करोगे, उस इन चीजों को हम डील कर रहे होंगे किसमें, एनर्जेटिक्स में, यानी कि एनर्जी तो फ्रॉम आज हम केमिकल्स भी एनर्जेटिक्स कहते हैं हम डिस्कस इसे। करें। या एग्जैक्टली। ओके, ओके। जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो आपने देखा होगा कूलिंग पैड्स और हीटिंग पैड्स को, कि वो किस प्रोसेस पे काम कर रहे होते हैं। कूलिंग पैड्स और हीटिंग पैड्स में होता ये है कि हम उनको प्रेस करते और वो दो केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, एंड फाइनली आप उसमें देखेंगे कि वो हीट रिलीज भी कर रहा होता है, वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। हीट रिलीज करेगा तो वो हीटिंग पैड होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो कूलिंग पैड होगा। तो जब भी आप दो केमिकल्स को मिक्स करते हो, तो या तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है या वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये दो पॉसिबिलिटी होती हैं आपके पास। इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। तो हम जरा इसको देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सो मीन्स एग्जिट, एक्सो मीन्स एग्जिट। एनर्जी जब रिलीज हो रही होती है जिस प्रोसेस से, हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिलीज कह लो, इवॉल्व कह लो, गिवन आउट कह लो, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि आपका कंटेनर बिकम्स हॉट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपका हायर होता है देन द प्रोडक्ट। हायर था तभी तो उसने रिलीज की एनर्जी, अब उसकी एनर्जी लो हो गई। रिलीज करने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई। रिलीज करने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई, याद रखिएगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है इसमें। अच्छा, ये चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, याद रखिएगा। ये वो चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी आपको पता होगा कि इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम क्या कर रहे होते हैं, कि बेसिकली आपको शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन आपको एक क्लियर आइडिया दे देती है कि यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हो रहा क्या है। So basically in this reaction, reactant is having a higher energy and product is having a lower energy, क्योंकि उसने एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। So when the energy is released, so obviously अब आपके प्रोडक्ट के पास it has a lower energy. This is called delta H. When it's going to release energy, तो आप अपना एरो बनाओगे डाउनवर्ड, और ये जो आपको हम्प नजर आ रहा है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। आप एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ये कभी भी नहीं बोलोगे कि इट्स रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, नो भाई। एक्टिवेशन एनर्जी तो वो एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप एनी केमिकल रिएक्शन, एंड इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड whether you have exothermic reaction, whether you have endothermic reaction, it's always required. So activation energy is always positive. Activation energy is always positive, और arrow हमेशा इसका क्या बनेगा, upward बनेगा। इसी तरह से अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करोगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करोगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पर भी हम इसे डिफाइन कर रहे होते हैं। वो क्या है कि मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि देखो, हर रिएक्शन में हर रिएक्शन में एनर्जी का चेंज आ रहा होता है। आप कोई भी रिएक्शन ले लो, देयर वुड बी एन एनर्जी चेंज, चाहे वो एनर्जी चेंज आपका पॉजिटिव हो, चाहे वो एनर्जी चेंज आपका नेगेटिव हो, लेकिन एनर्जी चेंज आएगा। ये तो पक्की बात है, ये तो मैंडेटरी है कि एनर्जी चेंज आएगा ही आएगा। अब मैं एज्यूम करता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास जो है वो ये रिएक्शन है, HCl और NaOH gives NaCl और वाटर। ओके, तो अब ये जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। और ये प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड के बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ब्रेक करते हुए बॉन्ड को एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो ये एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक। और फॉर्म करते हुए एनर्जी रिलीज होती है, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा।
भाई आपको एग्जामिनर ने वैल्यूज दी हुई है सबकी, आपने इन वैल्यूज को यहाँ पुट किया, सॉल्व किया। अगर आपका ओवरऑल आंसर डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव आता है तो आप बोलोगे कि ये एक्सोथर्मिक है, और अगर आपका सॉल्व करने के बाद आंसर पॉजिटिव आता है तो आप बोलोगे ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। सो अब मुझे ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव लेकर आनी है, मुझे ओवरऑल वैल्यू क्या लेकर आनी है, नेगेटिव लेकर आनी है। तो जब आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, जब आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, सो इट्स गोइंग टू रिलीज एनर्जी, it's going to release energy basically. So when it's going to release energy, so it's mean that let's suppose मैं कह देता हूँ कि इतनी एनर्जी रिलीज की उसने, माइनस का 100 किलो जूल्स, और एब्जॉर्ब कितनी हुई थी, प्लस का 50। एब्जॉर्ब कितना हुई थी, प्लस का 50। ओवरऑल चेंज कितना आया, माइनस का 50। ओवरऑल चेंज कितना आया, माइनस का 50। तो भाई इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, आपने देखा कि आपका ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है, so it's mean that if you want to get the overall negative answer, so your negative value is should be greater than the positive value. अगर ऐसा नहीं हुआ, आपकी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी हुई और नेगेटिव वैल्यू छोटी हुई, तो आपका ओवरऑल आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको नेगेटिव आंसर चाहिए, अगर आपको नेगेटिव आंसर चाहिए, सो योर नेगेटिव वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए तो हम कहते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, हम क्या कहते हैं, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। हम क्या कहते हैं, मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्जॉर्ब, क्योंकि रिलीज जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, देन एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब वाली एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर आपकी रिलीज वाली एनर्जी ज्यादा हुई ना, अगर आपकी रिलीज वाली एनर्जी ज्यादा हुई, सो ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग योर नेगेटिव आंसर, automatically you will be getting the negative answer. And if you are going to get the negative answer, then we can say that the reaction is exothermic. तो in short exothermic को मैंने दो तरीकों से आपको बता दिया। एक तो ये है कि it's going to release energy as the name indicates, exo means exit and therm means heat, और दूसरा हमने आपको on the basis of bond energy भी describe कर दिया कि what is exothermic reaction, more energy is released देन एब्जॉर्ब, यानी कि इतनी रिलीज हुई, इतनी एब्जॉर्ब हुई, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। व्हेन यू आर गेटिंग ओवरऑल आंसर नेगेटिव, सो मींस दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये होता है इसमें, ओके। और यही बात एंडोथर्मिक के साथ भी है। एंडोथर्मिक क्या है, जब एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो। एंडो, एंडो मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एंडो मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब from what, surrounding to system, from surrounding to system energy is absorbed from surrounding to system basically, right? इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, आपका कंटेनर ठंडा हो जाएगा। आप जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है ना, आप जब उसको हाथ लगाओगे ना तो आपका कंटेनर ठंडा होगा, आपको फील होगा कि ये ठंडा हो गया है, ओके। और यहाँ पे एनर्जी रिएक्टेंट की लोअर होती है, फिर वो एब्जॉर्ब करता है, फिर उसकी एनर्जी हायर होती है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी इज हायर, रिएक्टेंट की एनर्जी इज लोअर, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है। याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी का जो लेंथ है, आप देख रहे हो, इसकी लेंथ देखो और उसकी लेंथ देखो, कितना फर्क है, आधो आध का फर्क है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो भाई वो 4 सेंटीमीटर है, ज्यादा बड़ी एक्टिवेट। इसका मतलब क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी इज जनरली हायर देन द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसकी तो मिसाल ऐसे ही है, मैंने आपको मैच बॉक्स तो दे दी, मैंने आपको मैच बॉक्स तो दे दी, लेकिन 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 मैच बॉक्स मैंने आपको गीली करके दे दी, मैंने आपको मैच बॉक्स वेट करके दे दी, तो भाई आप क्या कहते हो कि आपकी आसानी से जो है वो मैच बॉक्स जल जाएगी? आप बोलोगे नहीं जलेगी। भाई पहले उसे ड्राई तो करो, आप पहले उसे आप ड्राई तो करो, है भाई। तो ड्राई करोगे तो फिर वो आसानी से जल जाएगी। सो एंडो की मिसाल कुछ ऐसी है, प्रोडक्ट बनेगा जरूर लेकिन मुश्किल से बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जरूर लेकिन मुश्किल से बनेगा। तो ये जो एनर्जी, हाँ हाँ ना, एंडोथर्मिक। तो ये आपको प्रोफाइल डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो, सो आपको एक अच्छा खासा पुश चाहिए,
आपको एक अच्छा खासा पुश चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट एग्जैक्टली करवाने के लिए। इसके प्रोफाइल डायग्राम्स के लिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के लिए। मतलब ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, वैसे तो हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं एनर्जेटिक्स की। इसी तरह से हमें जो करना है काम वो एंथैल्पी चेंज मेजर करना है। एंथैल्पी बोले तो हीट, एंथैल्पी बोले सर तो वैसे एक हीट डाउट है मेरे एनर्जी। पास, जो रिएक्शंस होती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मेरे को मेमोराइज करना होता है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई, डिकम्पोजिशन यस हो गई। यस 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 यस, एग्जाम्पल के जो न्यूट्रलाइजेशन है इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कंबस्शन है इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डीकॉम्पोजिशन है इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस है। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं वो कभी कभार पूछ लेता है कि which is an exothermic reaction, which one is an endothermic reaction। तो फिर हम जो है हमें चीजें पता होंगी तो हम आसानी से बता देंगे। अच्छा, फिर हमें करना क्या है, एंथैल्पी चेंज मेजर करना है। हमें करना क्या है, एंथैल्पी चेंज मेजर करना है। एंथैल्पी चेंज क्या है, एनर्जी चेंज है। तो और ये सारा काम तुम लोग कर रहे होगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, मींस स्टैंडर्ड कंडीशन पर आप ये काम कर रहे होगे। इसके ऊपर एक छोटा सा नन्ना सा ये आपको नजर आ रहा होगा, नॉट। इस नॉट का मतलब क्या होता है, इसका नॉट का मतलब क्या होता है, ये कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सर ये मेमोराइज करना 101.325 किलो पास्कल। हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन यू मस्ट नो, ओके। और यानी कि केल्विन में देख लो इसको, केल्विन में इट्स 298 केल्विन, प्रेशर आपका 1 atm होता है, प्रेशर आपका 1 atm होता है, या अगर आप इसको किलो पास्कल में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर ये होता है 101.325 किलो पास्कल, 101.325 किलो पास्कल। तो इन इस कंडीशन पर हम जो है ना ये सारी की सारी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जितनी भी हमें मेजरमेंट करनी है। होती है, जितनी भी हमें मेजरमेंट करनी होती है वो हम इसी बेसिस पे कर रहे होते हैं। क्यों? कि देखो तुम्हारे और मेरे रिजल्ट में डिफरेंस ना है ना। आपने एनर्जी चेंज की, वो कुछ और थी, क्योंकि आपके रूम में एसी लगा हुआ था, आपने जिस लैब में प्रैक्टिकल किया उस लैब में एसी लगा हुआ था, टेम्परेचर को उन्होंने मेंटेन किया हुआ था 25 पे। लेकिन जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो मेरी लैब में तो एसी नहीं लगा हुआ, तो अब मेरा रिजल्ट आपके रिजल्ट से डिफरेंट होगा। टेम्परेचर वेरी करेगा, रिजल्ट वेरी करेगा, है ना। इसी तरह से प्रेशर जी। वेरी होगा तो रिजल्ट भी वेरी करेगा। तो ये चीजें हैं। तो जब भी हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, the answer should be the same, the result should be the same. So if you want to have the same results, so you are supposed to maintain the specific conditions that are known as standard conditions। स्टैंडर्ड You should बोले have तो the इतना same प्रेशर होना temperature. चाहिए, हाँ एग्जैक्टली exactly, इतना टेम्परेचर हो, इतना प्रेशर हो। Okay. तो अगर आपने ये कंडीशन मेंटेन रख ली, फिर आप क्या कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा थ्रू आउट तो उसका आंसर क्या आता रहेगा, उसका रिजल्ट क्या आता रहेगा, सेम आता रहेगा। सो दैट्स वाई हम हर प्रोसेस के साथ एक चीज ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो स्टैंडर्ड का वर्ड जो है वो हम लाजमी यूज कर रहे होंगे, याद रखिएगा ये बात। स्टैंडर्ड का मतलब ही ये होता है कि वो कौन सी कंडीशन है कि जिसमें टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो अगर ऐसा हुआ, ओके, तो जो हम हीट को मेजर करेंगे या जो एनर्जी चेंज आप मेजर करोगे, आप उसको बोलोगे कि दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। सो द सर फर्स्ट बेटा आप प्रोसेस क्या दैट चीज वी पे आर, रिफर कर रहे हैं वैसे? क्या कह रहे हो? क्या चीज पे आप रिफर कर रहे थे अभी, आप वापस दिखा सकते हैं? हाँ, ये है ना स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना आपके पास, अच्छा ये ये आपके ये पास समझा मैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस है। फिर हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, बेसिकली it's when 1 mole of a compound is formed from its elements in their standard states under standard condition। यानी कि भाई आप कोई भी कंपाउंड बनाने जा रहे हो,
आप कोई भी कंपाउंड बनाने जा रहे हो, याद रखना, लेट सपोज मैं वाटर बनाने जा रहा हूं, तो वाटर को बनाने के लिए, अच्छा वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? आप बोलोगे लिक्विड होता है, तो ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आप बोल रहे हो कि गैस होता है, मुझे पता है, हमें पता है कि वाटर गैस भी होता है, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई स्टैंडर्ड बताओ, आप स्टैंडर्ड क्या है? तो जो आपका आ, आप कोई भी चीज देख लो, सोडियम देख लो, आप सोडियम का स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट सिंबल क्या है इसका? सॉलिड। सोडियम इज सॉलिड, हाइड्रोजन इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस। सो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किसका स्टेट सैंबल जो है वो क्या है। एटलीस्ट आपको इतना जरूर पता हो कि किसका स्टेट सैंबल क्या है, याद रखिएगा ये बात। सो क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन? व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब मैंने सबसे पहले इक्वेशन ली कौन सी? वाटर की। वाटर की इक्वेशन जब मैंने ली, तो अब वाटर को मुझे फॉर्म करना है, मुझे वाटर की फॉर्मेशन देखनी है कि हाउ कैन आई फॉर्म वाटर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है कि वन मोल ऑफ अ कंपाउंड बनाने के लिए, वन मोल ऑफ अ कंपाउंड बनाने के लिए यू नीड व्हाट? यू नीड एलिमेंट्स। विच एलिमेंट्स? एक आपको एलिमेंट चाहिए हाइड्रोजन, और एक आपको एलिमेंट चाहिए ऑक्सीजन। एक आपको एलिमेंट चाहिए हाइड्रोजन, और एक आपको एलिमेंट चाहिए ऑक्सीजन। अब सिर्फ एलिमेंट ही नहीं चाहिए, आपको इसका स्टैंडर्ड सैंबल पता होना चाहिए कि यार ऑक्सीजन लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज अ गैस, अब आपको पता लग गया ऑक्सीजन इज अ गैस। तो ये पता लगने के बाद फिर आप ये देखो कि यार ये मोनो एटॉमिक होता है या फिर ये डाई एटॉमिक होता है, यानी ये अकेला रहता है या फिर ये कंबाइन होके मिलजुल के रहता है। तो याद रखना, ये जो आपके पास हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, हेलोजेंस हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, भाई ये डाई एटॉमिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अकेले नहीं होते नोबल गैसेस की तरह, जैसे हीलियम इज ऑलवेज सिंगल, नियॉन इज ऑलवेज सिंगल, आर्गॉन इज ऑलवेज सिंगल, बट दे आर नॉट सिंगल, रिमेंबर दे आर नॉट सिंगल, they exist in diatomic state, they exist in diatomic state basically। तो तभी मैंने रिएक्टेंट साइड पर क्या किया? हाइड्रोजन गैस, और मैंने क्या किया? ऑक्सीजन गैस। लेकिन अब फिर वही बात, मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी है, मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो यू आर नॉट अलाउड टू पुट एनी नंबर इन द प्रोडक्ट साइड। आपको हमेशा नंबर कहाँ पुट करना है? रिएक्टेंट साइड पर पुट करना है आपको। देखो ना, प्रोडक्ट साइड पर कितने ऑक्सीजन थे? एक। अब मेरे रिएक्टेंट साइड पर तो O2 था, मैंने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया? हाफ लगा दिया। मैंने इसको बैलेंस करने के क्या लगा दिया? हाफ लगा दिया। अब आप एटलीस्ट हाँ। बैलेंस हो गई। तो इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन ये कहती है कि आपको जब भी बैलेंसिंग कर रहे होगे तो प्रोडक्ट साइड चेंज नहीं करनी है। हर हर प्रोसेस का क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन है आपके पास कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो, कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, जो आपको रिएक्टेंट्स लेने हैं, जो आपको रिएक्टेंट्स लेने हैं ना, वो रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए, और आपको पता भी होना चाहिए कि उनका स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। दैट्स द मेन पॉइंट बेसिकली, ओके। इसी तरह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, इसी तरह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए यू नीड कार्बन। आपको पता है कार्बन का स्टेट सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, और क्या है? O2 गैस। तो स्टैंडर्ड स्टेट हमें पता है, तो ये प्रोसेस इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह से मुझे बनाना है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। फिर वही बात, सोडियम का स्टैंडर्ड सिंबल क्या है? सॉलिड है। कार्बन का क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन का क्या है? गैस है, O2 है। अब आपके प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन है। अब मैं क्या करूं इसको बैलेंस करने के लिए? मैंने क्या किया? मैंने ऑक्सीजन से पहले 3/2 लिख लिया, ऑक्सीजन से पहले मैंने 3/2 लिख लिया, इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। तो और थ्री बन सोडियम गया। यहाँ पर 2 थे, ऑक्सीजन मेरे पास, सोडियम मेरे पास यहाँ 2 सोडियम है, तो मैंने रिएक्टेंट साइड में सोडियम से पहले क्या लिख लिया?
टू लिख लिया। इसी तरह से जब आप ये इसकी फॉर्मेशन कर रहे होगे, सो अगेन यू हैव टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। सो अगेन सोडियम सॉलिड लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, कार्बन सॉलिड लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, एंड मेरे पास बन गया सोडियम बाय कार्बोनेट, या बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ से जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो तो डाटा पे डिपेंड करेगा। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हम तब देखेंगे। ओवरऑल बीकर तुम्हारा गर्म हो गया, ओवरऑल बीकर तुम्हारा ठंडा हो गया, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना, वो तो एनर्जीज पे डिपेंड करेगा। तो आई कैन नॉट डिसाइड कि दिस इज like fixed reaction, it's exothermic or it's endothermic. No, I cannot decide. I will decide after the solution, after having the different energies, and then मैं apply करूंगा उसमें formula, and then after the calculation I would see the final answer. If the final answer is negative, so I can say that the reaction is exothermic, and if the overall answer is positive, last answer is positive, reaction is endothermic. यहाँ पे क्या लिखा है, इट मे बी एक्सो इट मे बी एंडो, ये दोनों हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं इसके बारे में ये कह दूं कि ये ऑलवेज एक्सो हो गया, या मैं कह दूं इट्स ऑलवेज एंडो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो ये है क्या, ये है क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। ओके, जब फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। फिर आई हैव हमारे अ पास क्वेश्चन। क्या आता है, क्या बोल रहे हो, सर मेरे पास क्वेश्चन है। बोलो। तो ये एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? अभी देखेंगे 5 पेपर जब मैं किस करवाऊंगा ना, टाइप के फिर क्वेश्चन? देखेंगे इसको। मैं बताऊंगा फिर आपको ना स्टैंडर्ड से किस तरह के फॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, अच्छा, कंबस्शन की अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, तो कंबस्शन में आप अपना कोई भी जो आपका कंपाउंड होता है, लेट सपोज आपका ये आपके कंपाउंड्स हैं सारे के सारे, आप इनको कंबस्ट कर रहे हो, आप इनको बर्न कर रहे हो। कंबस्ट का मतलब ये है कि भाई आप इन्हें बर्न कर रहे हो, बर्न। और जब ये बर्न होगा, तो बर्न होने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बर्न होने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन है तो कंबशन है, ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन भी नहीं है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि ऑक्सीजन ज्यादा है या ऑक्सीजन कम है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ आपको एक स्ट्रेट अवे बात बता रहे हैं कि भाई मैंडेटरी चीज क्या है, मैंडेटरी चीज क्या है कि यू मस्ट हैव ऑक्सीजन। मैंडेटरी चीज क्या है कि यू मस्ट हैव ऑक्सीजन बेसिकली। अगर ऑक्सीजन होगा तो आपका रिएक्शन जो है वो हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन तो एटलीस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कंबशन का तो बिल्कुल प्राइमरी फैक्टर है ये कि ऑक्सीजन शुड बी देयर, शुड बी देयर। अच्छा, इसकी इसको हम स्टैंडर्ड वे में कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, सो इसलिए हम बात करते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न, इसलिए हम क्या कहते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न, बर्न आपने उसको जला दिया, किसको, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को आपने बर्न कर दिया, इसमें इन एन एक्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। क्या मतलब इसका, कि आपने लिया CH4, आपने लिया CH4, आपने उसका रिएक्शन कराया O2 के साथ, यानी कि मुझे कंबस्ट करवा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CO2 और वाटर बनेगा। अब ये CO2 कहाँ से आया, आप बोलोगे CH4 में है ना कार्बन। अब आप बोलोगे ये वाटर कहाँ से आया, हाइड्रोजन नहीं नजर आ रहा क्या आपको। तो हमेशा क्या बनते हैं, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनते हैं, हमेशा क्या बनते हैं, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन जाते हैं। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारे रिएक्टेंट में होगा ना वो बन जाएगा। यहाँ पे लोगों ने रट्टे लगाए हुए होते हैं कि भाई जो है ना कंप्लीट कंबस्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ये डिपेंड करेगा कि आपको जो है ना वो किस टाइप का डाटा आपको गिवन है। जैसे कि ये CS2 है ना, अब इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है तो मैं वाटर क्यों बनाऊं, डजंट मेक सेंस। आपको कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड
कहते हैं कार्बन से कार्बन का ऑक्साइड बन गया और सल्फर से सल्फर का ऑक्साइड बन गया। तो what is standard enthalpy change of combustion? When 1 mole of a substance is burned in an excess of oxygen produce to produce to rep to produce their respective oxides। कार्बन है तो कार्बन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड वाटर बन जाएगा। तो ये मेन जो है ना इस चैप्टर के टारगेट्स हैं हमारे। अच्छा, और इसमें डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि आपका ऑक्सीजन एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में आपने रिएक्शन कराना है सर ये ताकि जो वो आप अच्छी तरह से की बर्न बात हो कर रहे जाए। हैं ये कंबशन की बात हो रही है ना? ये कंबशन की बात हो रही है, अच्छी तरह से आपने ऑक्सीजन ठीक है। लेना है ताकि मेक श्योर हो जाए एवरीथिंग इज बर्न, मेक श्योर हो जाए एवरीथिंग इज बर्न, दे हैव प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड द रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंड द रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। रिमेंबर ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है So I have रिएक्शन, a ओके? question. ऐसा हो Can नहीं it ever सकता। be monoxide? What's that called? नो 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 Incomplete नो नो नो, combustion. नहीं 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 नहीं, अभी हम इनकम्प्लीट की, हमने हमने आपको क्या बोला शुरू से कि आपने क्या करना है, क्या करना है आपने एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। जब एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी तो मोनोऑक्साइड की बात खत्म, मोनोऑक्साइड फिनिश, खलास, मोनोऑक्साइड को हम लिफ्ट ही नहीं करवाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कंप्लीट कंबशन की बात कर रहे होते हैं ताकि वो उनके क्या बन जाएं, देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बन जाएं। Okay. हाँ जी, तो इसमें कोई मोनो की कहानी नहीं है। मोनो की कहानी तब होती है जब हमारे पास कम ऑक्सीजन होती है, अभी तो बेतहाशा है, एक्सेस ऑक्सीजन है, तो इसलिए द प्रोसेस इज। अच्छा, एक बात और भी है कि जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे कि आपका जो ओवरऑल आंसर होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा, ओवरऑल आंसर आपका नेगेटिव, क्योंकि भाई नेचर है ना इस Because रिएक्शन की always कि यार ये exothermic. एक्सोथर्मिक है, हाँ ना, ये एंडो नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे सिलेबस में है कि हम इसे मेजर भी करेंगे, कितना एक्सोथर्मिक है, कितना एक्सोथर्मिक है, कितनी एनर्जी रिलीज की उसने, 20 किलो जूल्स की, 25 किलो जूल्स की, वी वुड बी मेजरिंग इंशाल्लाह लेटर ऑन। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस इज enthalpy change of neutralization, and the next process is standard enthalpy change of न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में, म्यूट कर देना माइक, न्यूट्रलाइजेशन में ये हो रहा होता है कि आप के पास एसिड होता है और एल्कली होता है। क्या होता है आपके पास, 1 मोल ऑफ एसिड होता है आपके पास, या आप यूं कह लो कि 1 मोल ऑफ अ वाटर इज फॉर्म, या आप क्या कह लो, 1 मोल ऑफ अ वाटर इज फॉर्म। आप देख रहे हो, एक चीज नोट डाउन कर रहे हो कि ये एसिड था, ये एल्कली था, रिएक्शन किया, सॉल्ट बना और वाटर बना। तो वाटर का कितना मोल बना, 1 मोल बना। वाटर का कितना मोल बना, 1 मोल बना। भाई आप कोई सा भी ले लो एसिड बेस, तुम कोई सा भी ले लो, तुम H2SO4 भी ले लोगे ना, तुम H2SO4 भी ले लोगे ना, तब भी 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। यू कैन सी दिस कि मैंने किस तरह से सिंप्लीफाई किया है इसे। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, सो 1 मोल ऑफ अ वाटर वुड बी फॉर्म, क्योंकि देर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड एल्कली। एसिड एल्कली की पावर को कैंसिल आउट कर रहा है, एल्कली एसिड की पावर को कैंसिल आउट कर रहा है। एज अ So रिजल्ट तुम्हारा always, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, है ना, एज अ रिजल्ट so तुम्हारा we always सॉल्यूशन have 1 mole of water. हमेशा हमेशा एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ अ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स, यानी कि वो 1 मोल ऑफ वाटर जो आपका बना है वो किससे बना है, एसिड से, और किससे बना है, बेस से सब बना कुछ है। कैंसिल आउट हो जाएगा ना? हाँ जी, या स्पेक्टेटर आयोन्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसे कि ये कैंसिल आउट हुआ है, जैसे कि ये। सर दिखाने की जरूरत तो नहीं ना, अनलेस वो नो पूछे नो कि आप नो नो आयोनिक नो, इक्वेशन लिखो। नहीं 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 नहीं, यू आर नॉट सपोज टू शो योर वर्किंग। ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है कि भाई अब मतलब आपकी क्लास थोड़ी सी बड़ी है, आपसे वो ये चीजें नहीं मांगेगा कि आप स्पेक्टेटर आयंस को शो करो। आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो हम आप पे ट्रस्ट कर लेंगे। चलें जी, फिर हम आते हैं। अच्छा, इट इज ऑब्जर्व दैट कि व्हेन यू आर गोइंग टू डू न्यूट्रलाइजेशन, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है।
माइनस का 57 किलो जूल्स, इतनी एनर्जी, ये स्टैंडर्ड है। जब हम एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं ना, तो वो इतना आ रहा होता है, माइनस का 57 किलो जूल्स पर मोल। भाई पॉइंट वाली बात ये है कि आपको सब प्रोसेसेस याद होने चाहिए, सारे प्रोसेस आपको याद होने चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, कैटलाइज अपना कंबशन में क्या होता है, फॉर्मेशन में क्या हो रहा होता है। फॉर्मेशन के बारे में मैंने तुम्हें क्या कहा, मे बी एक्सो मे बी एंडो। कंबशन का मैंने तुम्हें क्या कहा, ऑलवेज एक्सो। और न्यूट्रलाइजेशन का भी मैं आपको कह रहा हूं कि इट्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन का भी मैं आपको कह रहा हूं कि इट्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक बेसिकली। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन भी हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा जी, आइए जरा आगे। एक और हमारे पास प्रोसेस है, एक और हमारे पास है, दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। यू नो, हमारे पास एक और प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ व्हाट, रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन और फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और एक होता है लैगिंग। ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में और रिएक्शन में आपको कोई कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। ये बात आप देखेंगे उसमें सर ये कि वॉइस वेरी लैगिंग। तो फॉर्मेशन में और उसमें मैं कह रहा था ना, रिएक्शन में एज सच आपको कोई इतना बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बस आपको डिफरेंस ये नजर आएगा कि फॉर्मेशन में आपका 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बन रहा था। क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन में आपका 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बन रहा था, जबकि रिएक्शन में आप कुछ भी कर सकते हो। सो इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज standard enthalpy, standard enthalpy change of, standard enthalpy change of reaction, delta H of R, delta H of R, standard enthalpy change of reaction, delta H of R। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि when it's the standard enthalpy change, it's the standard enthalpy change, it's the standard enthalpy change of a reaction, okay, which occurs which occurs which occurs when 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 equation when equation quantities when equation quantities of materials equation quantities of materials react materials react under standard condition, under standard condition basically। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई सी भी इक्वेशन लिख लो। लेट्स सपोज ये है इक्वेशन, ये है इक्वेशन। मैंने आपसे पूछा ये कौन सी इक्वेशन है, क्या ये कंबशन है, क्या ये कंबशन है। तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं 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 नहीं। मैं पूछूंगा क्यों, वाई दिस इज नॉट अ कंबशन रिएक्शन, वाई दिस इज नॉट अ कंबशन रिएक्शन। तुम बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंबशन व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न। ये क्या 1 मोल है, ये क्या 1 मोल है, नो 1 मोल नहीं है, ये कंबशन नहीं हो सकता है, याद रखना। The second thing is that, is this standard enthalpy change of formation? You will say no. I ask why? तुम बोलोगे कि फॉर्मेशन में 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बनता है, लेकिन ये तो 2 मोल है। हाउ कैन आई से दैट दिस इज द फॉर्मेशन रिएक्शन? सो मीन्स दैट this is your reaction,
दिस इज योर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ओके, इस तरह सर से आप डिफरेंस क्या होती आइडेंटिफाई है यू करोगे, आई? है ना? वही तो बता रहा हूं कि फॉर्मेशन में आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर वन आ रहा था, वन आ रहा था, वन आ रहा था। मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको, मैं ऊपर ले जाता हूँ, जरा देखिएगा फॉर्मेशन में क्या चल रहा था। ये चल रहा था फॉर्मेशन में, देख रहे हो आप लोग, वन 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 जी। वन वन, है ना? कंबशन में क्या चल रहा था, वन 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 वन। तो कंबशन में रिएक्टेंट साइड पर वन वन है, और फॉर्मेशन में प्रोडक्ट साइड पर वन वन है। तो रिएक्शन में जो भी चल रहा है सब सब सीन ऑन है, मतलब वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही है ना? रिएक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जबकि फॉर्मेशन में भी रिस्ट्रिक्शन है, और आपकी कंबशन में भी रिस्ट्रिक्शन है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये कंबशन में हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड है मोल्स और 3 वाटर मोल्स। देखिए सेकेंड वाली में। देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है हम्म। कि कोई आपके पास रिएक्शन में ना, रिएक्शन में आप प्रोडक्ट में टू लिखो, आप प्रोडक्ट में थ्री लिखो, आप रिएक्टेंट में टू लिखो, रिएक्टेंट में थ्री लिखो, रिएक्टेंट में फोर लिखो, देर इज नो एनी लिमिट। आप देख रहे हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा बैलेंस करते हुए यहाँ लगाओ यहाँ ना लगाओ, ऐसा करो मैं आपको लिमिट नहीं कर रहा। मतलब इट्स मतलब सर लेकिन आपने बोला था ना अपने प्रोडक्ट साइड में 1 मोल से ज्यादा नहीं लिखना कंबशन के लिए और फॉर्मेशन। है। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलोगे कि ये क्या है, ये रिएक्शन है। ओके, ये क्या है, ठीक है ये सर, ये रिएक्शन है। ये मोल्स की असल एक और डाउट है। ये कंबशन के अंदर है रिएक्टेंट्स के अंदर फॉर्म होते हैं। ओके। सर लैग हुई थी थोड़े से। सर जो कंबशन है उसके अंदर 1 मोल रिएक्टेंट्स में फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स में कंबशन के लिए। कंबशन के लिए वन मोल रिएक्टेंट का होता है, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न। ओके, और फॉर्मेशन के लिए वन मोल प्रोडक्ट का था, जबकि रिएक्शन जबकि रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब समझ आया, डिफरेंस हुआ, अब डिफरेंशिएट हुआ तीनों में क्या फर्क है। जी। और न्यूट्रलाइजेशन ओके, के लिए। वो तो बिल्कुल ही अलग है ना यार, वो बिल्कुल ही सेपरेट बात कर दी तुमने। वो तो वन मोल ऑफ अ वाटर है, बिल्कुल ही हटके है वो तो। ओह माय गॉड। असल बंदा कंफ्यूज किस में होता है, कि फॉर्मेशन में, रिएक्शन में, कंबशन में, है ना? वो तो एसिड और बेस का रिएक्शन है, वो तो आपको देखते ही नजर आ जाएगा कि when acid that is HCl is going to react with base that is NaOH and it's going to form salt and water। तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग ही दास्तान है, अलग ही कहानी है। हमारी तो लड़ाई हो रही है तीन चीजों में, फॉर्मेशन में, कंबशन में और रिएक्शन में। फॉर्मेशन में प्रोडक्ट साइड पे वन आएगा, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट साइड पे वन आएगा, और कंबशन में रिएक्टेंट साइड पे वन आएगा। जबकि रिएक्शन में कुछ भी लिख दो, कोई चेंज, कोई आपके लिए लिमिटेशन नहीं है। जिस तरह से आप बैलेंस कर रहे हो, आपका जैसा दिल करता है आप उसको बैलेंस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ओके हो गया। अच्छा, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आपको मिलेंगी कि जिसमें आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, ना रिएक्टेंट की लिमिट है ना कोई प्रोडक्ट की लिमिट है। मतलब आपको खुद ब खुद उस टाइम समझ आ जाएगा कि यार ये रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ, ये मैं कौन सा प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग आपको चीख चीख के बता रही है। देखो अपने प्रोडक्ट साइड पर क्या चल रहा है, देखो अपने रिएक्टेंट साइड पर क्या हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ भाई। जी जी। यस सर। बस गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। एक और इक्वेशन में लिख रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। 2C2H6 plus 7O2, then 4CO2, then 6H2O liquid, then this is gas, then this is gas, and then this is gas। और अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज दिस, फॉर्मेशन, इज दिस कंबशन, और इज दिस रिएक्शन? ऐसा लग रहा है देखने से जैसे ये कंबशन है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर यू कैन सी ऑक्सीजन,
रिएक्टेंट साइड पर यू कैन सी ऑक्सीजन. आई टोल्ड यू कि कंबशन इज द बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट ये कंबशन नहीं है. क्यों नहीं है? देखो, क्या 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न हो रहा है? नो, इट्स नॉट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये 2 है. तो मैं इसको क्यों बोलूं कि ये कंबशन है? इट्स रिएक्शन, इट्स रिएक्शन. अब कुछ और समझ आया? कुछ क्लियर हुई बात मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये सुनो. या बस बेहतरीन हो गया. तो ये हैं सारे प्रोसेस जो आपको लाजमी पता होने चाहिए. अगर अगर अच्छा, देन आफ्टर. सॉरी, अगर न्यूट्रलाइजेशन होता तो हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर होता है ना. एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मैं एक बात और भी बताऊं आपको कि कभी कभार ऐसा भी आपको दिखेगा. लेट सपोज मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं. आपकी बात से बात निकाली है मैंने. कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये देखो, इसमें भी 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है. इसमें भी 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है. तो क्या ये भी न्यूट्रलाइजेशन है? क्या ये भी न्यूट्रलाइजेशन है? नहीं. आपने चीजों को गलत, जो है ना, वो आप शॉर्टकट मार रहे हो यहाँ पर. शॉर्टकट आप ऐसा मारो कि वो सब पे अप्लाई हो. न्यूट्रलाइजेशन में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? क्या नजर आ रहा है? एसिड बेस. क्या नजर आ रहा है? एसिड बेस. क्या नजर आ रहा है? एसिड बेस. एसिड बेस के होते हुए अगर 1 मोल ऑफ वाटर बने, तो तब कह देना कि ये न्यूट्रलाइजेशन. ऐसा नहीं है कि बस 1 मोल ऑफ वाटर है तो वेयर इज द एसिड, वेयर इज द बेस? है भाई, रिएक्टेंट साइड पर कहाँ है एसिड, कहाँ है अल्कली? नहीं है. तो फिर मैं क्यों बोलूं इसको कि दिस इज न्यूट्रलाइजेशन? तो ये ओके. एक, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जर्वेशन है जो कि नहीं होनी चाहिए. हमें ठीक है. चीजों को किसी और तरह देखना है यहाँ पर. एंड देन द लास्ट प्रोसेस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन. एंड द लास्ट प्रोसेस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन. स्टैंडर्ड 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 एंथैल्पी change of standard enthalpy change of atomization. एटमाइजेशन. तो भाई, एटमाइजेशन क्या होती है? एटमाइजेशन क्या होती है? एटमाइजेशन में आप दो काम कर रहे होगे. एटमाइजेशन में आप दो काम कर रहे होगे. ओके. एक तो आप मेटल के लिए काम कर रहे होगे. एक तो आप मेटल के लिए काम कर रहे होगे कि योर मेटल इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस. मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है आपने. कि एटमाइजेशन में द फर्स्ट थिंग इज दैट you would be converting you would be converting your you would be converting your uh, solid into the gas. सॉलिड इनटू द गैस. जैसे कि ये Na सॉलिड था, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ये Na गैस बन गया. दिस इज कॉल्ड एटमाइजेशन. ओके. और फॉर अ नॉन मेटल, फॉर अ नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए हम क्या कह रहे होते हैं? नॉन मेटल के लिए हम क्या कह रहे होते हैं कि आप मॉलिक्यूल टू एटम में कन्वर्ट करोगे. क्या करोगे आप? मॉलिक्यूल टू एटम. मॉलिक्यूल टू अगर एटम. सीधा हो जैसे कि जाए. आई हैव, हाँ, जैसे कि मेरे पास है Cl2, Cl2 गैस, Cl2 गैस. मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 2Cl गैस में. मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 2Cl गैस में. मॉलिक्यूल टू एटम कर दिया. मॉलिक्यूल टू. दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज enthalpy change of atomization. enthalpy change of atomization. तो जरूरी नहीं है कि एटमाइजेशन सिर्फ मेटल में हो रहा होगा या सिर्फ नॉन मेटल में. ये दोनों में हो रहा होगा. ये दोनों में हो रहा होगा. हाउ कैन आई डिफाइन इट? हाउ कैन आई डिफाइन इट? सो आई कैन से दैट इट्स द एंथैल्पी चेंज. इट्स द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of gaseous gaseous atom atom is formed formed from 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 an element from an element in its standard state. In its standard state.
in its standard state, under standard condition, under standard condition, जैसे के क्लोरीन हमारा गैस था, हमें पता है एट द रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्लोरीन इज अ गैस। अब मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की तो आपने उसकी अट्रैक्शन को ओवरकम कर दिया। ऑब्वियस सी बात है ना, गैस में यानी मॉलिक्यूल में वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अच्छी तरह से एटम्स अटैच्ड होंगे। आपने क्या किया, आपने एनर्जी लगाई, आपने उन दोनों को सेपरेट कर दिया, आपने एनर्जी लगाई, आपने उन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो मींस दैट एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, एटमाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज सॉरी एंडोथर्मिक, याद रखिएगा, एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, दैट्स द मेन पॉइंट, And दैट्स we द always मेन पॉइंट, हमेशा एंडोथर्मिक होती है क्योंकि आप एनर्जी लगाते हो, ये आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आप बेसिकली आप मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, जब भी आप तोड़ते हो किसी चीज को तो यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी ना, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी ना, तो इट शुड बी एंडोथर्मिक। सो एटमाइजेशन को हम क्या कह रहे होते हैं कि इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये ऑलवेज एंडोथर्मिक है, कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, ये कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो ये है इसमें ये पॉइंट वाली बात। तो मैंने क्या बताया, इसी तरह से आपके पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, आप ब्रोमीन को एटम बना लो, ये लो, आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ भी 1 मोल ऑफ एन एटम बन रहा होगा, है ना, बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ लगाना पड़ेगा। ये मेन बात है, मेन बात है, मेन बात है ये, कि यहाँ पर भी लिमिटेशन है, यहाँ पर भी लिमिटेशन है, यू आर नॉट सपोज टू, यू आर नॉट अलाउड टू पुट एनी नंबर ओवर हेयर, दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, जैसे हमने फॉर्मेशन में किया था ना, लिमिट कर दिया था आपको, हमने आपको फॉर्मेशन में लिमिट कर दिया था कि बैलेंस करते हुए यू आर नॉट अलाउड टू पुट एनी नंबर इन द प्रोडक्ट साइड। अब एक दफा फिर हम आपको लिमिट कर रहे हैं, आपको हम फिर लिमिट कर रहे हैं कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डू एटमाइजेशन ऑफ एनी नॉन मेटल, लाइक यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर मॉलिक्यूल इनटू एटम एंड व्हेन यू आर गोइंग टू बैलेंस योर इक्वेशन, तो आपको जो नंबर पुट करना है वो रिएक्टेंट साइड पे पुट करना है, प्रोडक्ट साइड शुड बी always one according to the definition. When 1 mole of a gaseous atom is formed, when 1 mole of a gaseous atom is formed, तो फ्रॉम एन एलिमेंट अपनी ओरिजिनल से वो आएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट से आ रहा होगा, और ओरिजिनल स्टेट आपको पता है कि क्या होती है, Cl2 होता है, Br2 होता है ना। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होंगे, एटमाइजेशन कर रहे होंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, ऑल क्लियर? so always 1 mole of atom is formed on the product side. One या atom दैट्स on द मेन पॉइंट, हाँ जी ऐसा ही है। तो हमेशा प्रोडक्ट साइड पर वन वन, तो आप ना इसको समराइज कर लो कि यार फॉर्मेशन में भी आपका 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, एटमाइजेशन में भी 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, और रिएक्टेंट का 1 मोल आपका कंबशन में बन रहा था, रिएक्टेंट का 1 मोल आप आपका ये कंबशन में बन रहा कैसे था। बोल सकते हैं, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ स्टार्टिंग से हाँ कुछ हाँ समरी। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, 1 मोल बन रहा था किसका, प्रोडक्ट का, और इसी तरह से एटमाइजेशन में भी क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रही है, और आपका सिर्फ फॉर्मेशन में वन न्यूट्रल, मोल ऑफ प्रोडक्ट। न्यूट्रलाइजेशन में भी 1 मोल ऑफ आपका प्रोडक्ट बन रहा था। ओके, और बाकी तो आपको पता है कंबशन में आपका रिएक्टेंट का 1 मोल होता है। तो ये तीन अगर आप कर लोगे तो चौथा खुद ब खुद यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगा। तो ये है इसकी समरी, ये है इसकी समरी। ओके हो गया जी, सेट है। तो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा इस चैप्टर का जो है वो रह गया है।